हेलो एवरीवन, मैं हूं अश्विनी शर्मा और हम कर रहे हैं स्टील स्ट्रक्चर्स। तो देखिए भाई, नेक्स्ट जो हमारा थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से वो क्या हो सकता है। लिस्ट आउट द assumptions इन द डिज़ाइन ऑफ रिवेटेड कनेक्शंस। तो रिवेटेड कनेक्शंस के डिज़ाइन के अंदर हम क्या क्या assumptions जो हैं वो मान के चलते हैं, इन assumptions को लिखिए। जनरली आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ही आपको ये assumptions जो है लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि ज़्यादा नहीं होती तो आप ज़्यादा assumptions लिख नहीं सकते अपनी तरफ से। तो जितनी assumptions हैं वो हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे। तो पहली assumption हमारी क्या है, देखिए। Following are the assumptions in the design of riveted connections। तो रिवेटेड कनेक्शंस के अंदर जो हमारी assumptions हैं, सबसे पहली assumption क्या है भाई। लोड इज assumed to be uniformly distributed। लोड इज assumed to be uniformly distributed among all the rivets। तो जितने भी रिवेट्स हमारे यहाँ पे बनाते हैं हम या प्रोवाइड करते हैं बेसिकली, उन सभी रिवेट्स पे हमारा लोड जो है वो इक्वली जो डिस्ट्रीब्यूट होगा। सपोज हम यहाँ पे रिवेटेड कनेक्शन जो है वो बनाते हैं कुछ इस तरह से। सपोज ये हमारा कैसा है, लैप जॉइंट है। और यहाँ पे हमारे सपोज 4 रिवेट्स हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं, और यहाँ पे हमारा जो लोड है ये ऐसे ही लग रहा है, इसको खींच रहा है, टेंशन लग रही है इसके अंदर। तो ये जो टेंशन आ रही है हमारी प्लेट्स के अंदर, ये टेंशन जो टेंसाइल स्ट्रेस आएगी बेसिकली, वो स्ट्रेस इन चारों बोल्ट्स के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। हम ये मान के चलते हैं, क्या बोला है यहाँ पे कि लोड इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द रिवेट्स। स्ट्रेस कह लो या फिर लोड कह सकते हो आप, कि ये जो लोड यहाँ पे लग रहा है ये इन चारों रिवेट्स में एक समान यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये ज़्यादा ले रहा है ये कम ले रहा है, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल का देना पड़ेगा, ये कम स्ट्रॉन्ग का देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कम आ रहा है। मटेरियल अच्छा देना पड़ेगा, मटेरियल में भी हमारी वेरिएशंस आ जाएंगी, या एरिया बढ़ाना पड़ेगा। तो हमें इस तरह की वेरिएशंस करनी पड़ेंगी अगर ऐसा आता है तो। बट ऐसा हम नहीं मान के चलते, सिमेट्रिक कनेक्शन है बिल्कुल, और यहाँ पर हमारा लोड जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा सभी इन रिवेट्स के ऊपर। तो ये हम एजम्पशन मान के चलते हैं। थोड़ा बहुत चेंज हमारा होता है, लोड जो है वो ऊपर नीचे होता है इनके अंदर, तो वो बेसिकली हमें अवॉइड करना होता है। और ये हम एज्यूम करते हैं। एजम्पशंस का मतलब क्या है, बेसिकली एज्यूम कर रहे हैं हम कि ये लोड हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसके ऊपर, ठीक है। ऐसा परफेक्टली तो नहीं होगा ना। नेक्स्ट है हमारी स्ट्रेस इन प्लेट। स्ट्रेस इन प्लेट is assumed to be uniform, is assumed to be uniform। तो प्लेट के अंदर जो स्ट्रेस है बेसिकली वो भी हमारी क्या मानी जाती है, यूनिफॉर्म मानी जाती है। मतलब यहाँ पे जैसे ये हमारा कनेक्शन था, इसके अंदर इन प्लेट्स के अंदर, यहाँ पे ये जो प्लेट्स हैं इन प्लेट्स के अंदर भी तो हमारी कुछ ना कुछ स्ट्रेस आ रही होगी ना, खिंच रही है, ये भी तो टेंशन में है ना प्लेट्स हमारी। तो इन प्लेट्स के अंदर भी हम ये मानते हैं कि यहाँ पर या यहाँ पर किसी भी जगह पे मैं चेक करूँ तो सेम स्ट्रेस आ रही है। बट ऐसा नहीं होता। लोड जहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं बेसिकली उसके पास वाले एरिया पे ज़्यादा स्ट्रेस आती है जनरली, और वो धीरे धीरे फिर कम होती रहती है। तो ये जो बेसिकली वेरिंग नेचर है, ठीक है, इसका चेंज होने का जो नेचर है स्ट्रेस का प्लेट के ऊपर, वो हमने अवॉइड कर दिया। हम ये मान के चल रहे हैं कि पूरी प्लेट के ऊपर स्ट्रेस जो है वो एक समान आ रही है, कुछ भी चेंज नहीं आ रहा। उसी एक समान स्ट्रेस के अकॉर्डिंगली इसको पूरा डिज़ाइन कर देते हैं हम, ठीक है। तो एक असम्पशन हमारी ये भी मानी जाती है कि प्लेट को हम यूनिफॉर्मली स्ट्रेस्ड मानते हैं,
नेक्स्ट हमारी एजम्पशन क्या है भाई? नेक्स्ट एजम्पशन है हमारी एजम्पशन नंबर 3, shear stress is assumed, shear stress is assumed to be uniformly distributed, to be uniformly distributed over the gross area of rivets, gross area of rivets। अब देखो रिवेट्स के ऊपर जो shear स्ट्रेस आएगी, ठीक है, तो बेसिकली वो भी हमने क्या मानी है यहाँ पे? यूनिफॉर्म मानी है। कैसे? सपोज ये हमारा रिवेट है, अब इस रिवेट के ऊपर जो shear स्ट्रेस आएगी बेसिकली प्लेट्स की वजह से, ठीक है, इसके ऊपर हो सकता है कि यहाँ पर हमारी जो है इतनी थिकनेस पे हमारी एक प्लेट प्रेजेंट है, इस तरह से, और इतनी थिकनेस पे सपोज हमारी जो दूसरी प्लेट है वो आ गई, अब इस तरह से है। तो यहाँ पे क्या होगा? shear स्ट्रेस लग रही होगी, ये इसको इधर खींच रही है और ये इसको इधर खींच रही होगी। यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पर हमारा क्या लग रही होगी? shear स्ट्रेस लग रही होगी। तो ये जो shear स्ट्रेस इसके ऊपर आ रही है इधर और इधर इसके लोड की वजह से, ये मैं मान रहा हूं कि इस पूरे के पूरे रिवेट के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या यूनिफॉर्मली ली जा रही है इस पूरे रिवेट के द्वारा। क्या है हमारी assumption कि shear stress is assumed to be uniformly distributed over the gross area of rivets। gross area of rivet का मतलब ये जो टोटल एरिया है हमारे रिवेट का, ये पूरा का पूरा एरिया इसको यूनिफॉर्मली मतलब एक समान रेजिस्ट कर रहा है, पूरे के पूरे एरिया पे ये हमारी shear स्ट्रेस आ रही है। ये मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे। एजम्पशंस हैं ये सारी की सारी हमारी भाई। एजम्पशंस का मतलब क्या होता है कि किसी भी थ्योरी को जब मैं करता हूँ, किसी थ्योरी को मैं देता हूँ या कोई भी थ्योरी प्रेजेंट करता हूँ, तो उसके लिए मुझे कुछ बेसिक बेस मान के उसके आगे फिर मैं उस चीज़ों को बताता हूँ कि हाँ ये चीज़ अगर ऐसे है तो ये चीज़ ऐसे होगी। तो वो एक रेफरेंस के लिए आप कह सकते हो कि बेस बनाने के लिए हमें किसी भी थ्योरी का एजम्पशंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर मैं ये चीज़ एज्यूम नहीं करूँगा तो चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी और उनको समझना आसान नहीं होगा। तो आसान करने के लिए, कंफर्ट लेवल आसान करने के लिए हमारा एजम्पशंस जो है वो बनाई जाती हैं और इनके बेसिस पे ही पूरी थ्योरी बेस्ड होती है। एजम्पशंस चेंज कर दोगे तो आपकी थ्योरी भी चेंज हो जाएगी। ये चीज़ क्लियर? नेक्स्ट जो हमारी यहाँ पे एजम्पशन आती है वो क्या आती है? bearing stress is assumed to be uniform between the contact surface of plate, contact surfaces of plate and rivet। अब ये क्या बोल रहा है पॉइंट? ये देखिए, पहले shear स्ट्रेस के बारे में बोला, अब ये बियरिंग स्ट्रेस के बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि बियरिंग स्ट्रेस इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्म। कहाँ पे यूनिफॉर्म मानी है? बिटवीन द कॉन्टैक्ट सर्फेसेज ऑफ प्लेट्स एंड रिवेट्स। मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सपोज हमारा जो रिवेट है वो कुछ ऐसे था, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे हमारी आधी डेप्थ तक यहाँ पे एक प्लेट थी हमारी और यहाँ से हमारी दूसरी प्लेट जा रही थी, ठीक है। तो बियरिंग स्ट्रेस कहाँ पे लगती है? ये प्लेट इसको इधर खींचने की कोशिश करेगी
तो यहाँ पे ये क्या कर रही होगी, इसको इधर धकेल रही होगी रिवेट को, तो रिवेट और इधर वाला इधर खींच रही होगी, तो इधर वाली यहाँ पे लगा रही होगी इसके प्रेशर या स्ट्रेस कह सकते हो। तो यहाँ पे सपोज अगर मैं बात करता हूँ इस प्लेट के सरफेस पे और रिवेट के सरफेस के बीच में, यहाँ पर हमें यहाँ पर जो स्ट्रेस मिलेगी उसको बियरिंग स्ट्रेस कहा जाता है। बेसिकली कंप्रेसिव स्ट्रेस ही होती है हमारी बियरिंग स्ट्रेस। दो सरफेसेस के जंक्शन पे या उन दो सरफेसेस के बीच में जो लगती है कंप्रेसिव स्ट्रेस, उसको हम बियरिंग स्ट्रेस कहते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। अब ये बियरिंग स्ट्रेस भी हमने माना है कि प्लेट के और रिवेट के सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब यहाँ पे ये जो प्लेट का सरफेस आ रहा था इतना इधर वाला, और रिवेट का सरफेस आ रहा था इसके जस्ट इधर, तो ये इतने सरफेस पे बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कि इतने एरिया में तो ज़्यादा है और इतने एरिया में कम हो रही है, मतलब इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि मैं कह दूँ कि यहाँ पे तो बहुत कम है और यहाँ पे ज़्यादा हो रही है, या आप कह दो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल रही है मुझे बीच में। ऐसा नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा माना डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल इस तरह से यूनिफॉर्म कि ऊपर से लेकर नीचे तक एक समान डिस्ट्रीब्यूशन इसका इन दोनों सरफेसेस पे हो रहा है। ये भी हमारी अजम्पशन है। क्लियर? तो एक अजम्पशन हमारी ये हो गई बियरिंग स्ट्रेस के बारे में। नेक्स्ट अजम्पशन हमारी क्या है, ये जस्ट समझाने के पर्पस से मैंने बनाया डायग्राम। नेक्स्ट अजम्पशन है हमारी बेंडिंग स्ट्रेसेस के लिए। कौन सी है ये? फिफ्थ। बेंडिंग स्ट्रेसेस इन रिवेट्स इज निग्लेक्टेड। ठीक है, इनके अंदर हो सकता है कि कुछ बेंडिंग स्ट्रेसेस भी आ रही हो रिवेट्स के अंदर, जो कि इनको बेंड करने की कोशिश कर रही हो, मतलब ये इस तरह से बेंड होने की कोशिश कर रहा हो। तो वो बेंडिंग स्ट्रेसेस आती बहुत कम है, इसलिए इनको हम निगलेक्ट करके चलते हैं ताकि उनकी अलग से हमें कैलकुलेशन या कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व ना करनी पड़े। अगर वो चीज़ें इन्वॉल्व करूँगा तो फिर उसके लिए भी अलग से मुझे डिज़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है, वो चीज़ें अलग से डिज़ाइन करूँगा तो फिर उसके लिए अलग से मेरे को कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, तो मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और उनका जो इफ़ेक्ट है वो मुझे उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। उसको मैं अवॉइड कर सकता हूँ, निगलेक्ट कर सकता हूँ। इनके लिए डिज़ाइन कर दूंगा तो उसके लिए ऑटोमेटिकली वो सेफ हो जाएगा, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। इसीलिए जो बेंडिंग स्ट्रेसेस होंगी रिवेट्स में उनको हम निगलेक्ट करके चलते हैं, उनको काउंट नहीं करेंगे। सिक्स्थ हमारी एजम्पशन है यहाँ पे कि रिवेट होल इज अज्यूम्ड टू बी, रिवेट होल इज assumed to be completely filled by rivet, completely filled by rivet। ठीक है, तो ये assumption हम काफ़ी देखते भी हैं कि जब भी हम रिवेट की बात करते हैं तो रिवेट का जो डायमीटर है वो हम होल के डायमीटर के बराबर ही लेते हैं। तो उससे हमें क्या assumption समझ में आती है कि जो रिवेट का डायमीटर है, या आप कह सकते हो कि जो रिवेट का मटेरियल है वो पूरा का पूरा क्या कर देता है, होल को फिल कर देता है। ठीक है, अगर मैं देखूं यहाँ पे तो प्लेट के अंदर सपोज हमारा ये इतना होल था, ये हमारी प्लेट थी, तो प्लेट के अंदर मैंने क्या किया, इतना होल किया। अब इस होल के अंदर मुझे क्या करना था, यहाँ पे रिवेट इसके अंदर प्लेस करना था। अब रिवेट हो सकता है कि मैं यहाँ पे जब प्लेस करता हूं तो वो इतना यहाँ पे प्लेस हुआ हो। ठीक है, मतलब हो सकता है कि थोड़ा बहुत गैप यहाँ पे बच गया हो, बचता नहीं है जनरली, बट हम बिल्कुल माइन्यूट गैप की बात कर रहे हैं। वो गैप भी हमने यहाँ पे क्या मान के चला है कि ये पूरा का पूरा मटेरियल जो है बेसिकली होल जो है रिवेट के मटेरियल से भर गया है, कुछ भी खाली स्पेस इसके अंदर नहीं बचा। जनरली बचता नहीं है, बट स्टिल अगर थोड़ा बहुत भी बचेगा तो वो हम क्या मान के चल रहे हैं, अवॉइड करके चलते हैं। हमने ये माना है कि पूरा का पूरा मटेरियल यहाँ पे रिवेट का भर चुका है और कोई भी जगह खाली नहीं बची, इसलिए हम होल का डायमीटर जो है वो रिवेट के डायमीटर के बराबर भी लेते हैं। तो ये assumptions
एजम्पशन जो है हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, वहाँ पे देखते हैं बेसिकली। तो रिवेट का जो होल है वो क्या होगा, कंप्लीटली फिल्ड बाय रिवेट। ये चीज़ क्लियर। तो जो नेक्स्ट और लास्ट एजम्पशन आती है हमारी, वो आती है फ्रिक्शन की, कि फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेट्स इज निगलेक्टेड। फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेट्स इज निगलेक्टेड। तो अब देखो यार, जैसे यहाँ पे मैंने 2 प्लेट्स कनेक्ट करी हैं, ये 2 प्लेट कनेक्ट करी थी, तो इन प्लेट्स के बीच में यहाँ पर भी तो कुछ फ्रिक्शन होगा ना, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को रोकने की कोशिश कर रही होंगी या एक दूसरे के साथ जुड़ने की कोशिश कर रही होंगी, तो जुड़ी रहेंगी। तो वो जो फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में है यहाँ पे, जो कि इनको हेल्प करेगा जॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, वो फ्रिक्शन मैं अवॉइड करके चल रहा हूँ। वो एक तरह से बोनस पॉइंट होगा मेरे लिए, कि अगर ये एक्स्ट्रा काम फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है, वो मैं स्ट्रेंथ में काउंट नहीं कर रहा था वो, बट मेरी स्ट्रेंथ को थोड़ी बढ़ा देगा। बट उसको मैं डिज़ाइनिंग में कहीं पर भी लेकर नहीं चलूँगा कि उसकी स्ट्रेंथ को मैं कुछ मानूँ और फिर उसकी हेल्प से डिज़ाइनिंग में कुछ कह सकते हो कि कंसीडरेशन यहाँ पे करी जाए, ऐसा नहीं होता। कुछ स्ट्रेंथ दे रहा है तो वो हमें एक्स्ट्रा बोनस के रूप में मिल रही है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, उससे बेनिफिट ही है, कुछ नुकसान नहीं होगा। तो ये फ्रिक्शन को हम क्या मान के चलते हैं, ज़ीरो या निगलेक्ट करके चलते हैं। बट ऐसा होता नहीं है, स्मूथ तो होती नहीं है बिल्कुल फ्रिक्शनलेस, थोड़ा बहुत होगा तो वो स्ट्रेंथ दे देगा हमें। तो ये हमारे कुछ एजम्पशन जो थे हमारे, वो हमने यहाँ पे देखे कि रिवेटेड जॉइंट्स जब या रिवेटेड कनेक्शन जब हम बनाते हैं या डिज़ाइन करते हैं, तो उस टाइम पे इन एजम्पशंस को हम ध्यान में रखते हुए उसको डिज़ाइन करते चलते हैं। तो एजम्पशंस ही सब थ्योरीज़ का बेस होती है। यही हमारी, अगर कभी डिसएडवांटेज भी आ जाए रिवेटेड की, तो रिवेटेड में आप ये सारी डिसएडवांटेज में भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि एजम्पशंस हैं ये आपके एजम्पशंस किसी भी थ्योरी की डिसएडवांटेजेस या ड्रॉबैक्स के बारे में बता सकती है, ठीक है। क्योंकि अगर सपोज फ्रिक्शन हमने निगलेक्ट कर दिया, बट ऐसा तो नहीं है, फ्रिक्शन तो होता है, उसकी वजह से क्या हो गया कि हमें ज़्यादा नंबर ऑफ रिवेट्स देने पड़ सकते हैं, तो वो क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गई। इसी तरह से दूसरी भी कोई हमारी एजम्पशंस हैं, उनको हम डिसएडवांटेज के रूप में यूज़ कर सकते हैं अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो। तो ये एजम्पशंस थी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, थ्योरी का ही, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फेलियर इन ए रिवेटेड कनेक्शन इन टेंशन। तो हमारे रिवेटेड कनेक्शन की जब हम बात करते हैं तो उसके फेलियर जो है वो कैसे कैसे होते हैं अगर वो टेंशन में प्रेजेंट है तो इसके बारे में हमें पूरा लिखना है, कितने तरह के फेलियर्स होते हैं और उनको शो भी करेंगे यहाँ पे, ताकि यहाँ पे हमें मार्क्स की कोई भी कमी फील ना हो, कोई एकदम खुले मार्क्स मिले हमें, एग्जामिनर खुश हो जाए, बस ऐसा क्वेश्चन लिखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ आंसर लिखना है बेसिकली, क्वेश्चन नहीं। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे कि हमारे जो फेलियर्स हैं कौन कौन से होते हैं, और फिर उसके बाद उनके बारे में एक एक दो लाइन लिखेंगे और उनको दिखाएंगे कि ये फेलियर हमारा कैसा नज़र आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारे जो फेलियर हैं वो होते कैसे हैं, ठीक है। फेलियर्स इन ए रिवेटेड कनेक्शन तो फेलियर की जब हम बात करते हैं तो फेलियर हमारे दो तरह से देखने को मिलेंगे भाई हमें। एक फेलियर होगा हमारा प्लेट के अंदर और दूसरा होगा हमारे रिवेट्स की वजह से। मतलब या तो हमारी, जब हम बात करते हैं रिवेटेड कनेक्शन की, या तो प्लेट फेल कर सकती है या फिर हमारे रिवेट्स फेल कर सकते हैं, ठीक है। दोनों की कंडीशंस में हमारे कनेक्शन जो है वो फेल करेंगे। तो यहाँ एक तो होगा ड्यू टू फेलियर ऑफ प्लेट, या फिर क्या हो सकता है, ड्यू टू फेलियर ऑफ रिवेट्स। या तो प्लेट फेल कर सकती है या फिर रिवेट फेल कर सकते हैं। और जब हम बात करते हैं प्लेट की, तो प्लेट के फेलियर हमारे कौन कौन से देखने को मिलते हैं भाई। यहाँ पे प्लेट का फेलियर हमारा कैसे कैसे हो सकता है। प्लेट कैसे फेल कर सकती है, एक तो टेंसाइल फेलियर हो सकता है हमारी प्लेट के अंदर,
टेंसाइल फेलियर, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, शियरिंग फेलियर, बियरिंग फेलियर, बियरिंग फेलियर, और एक होता है हमारा स्प्लिटिंग फेलियर, स्प्लिटिंग फेलियर, ठीक है। शियरिंग फेलियर भी होता है, वो भी लिखेंगे, शियरिंग फेलियर। तो इन 4 तरीकों से मेरी प्लेट जो है वो फेल कर सकती है। अगर मैं प्लेट की बात करता हूं तो प्लेट तो हमने यहाँ पे देख ली कि इन 4 तरीकों से प्लेट फेल कर सकती है। इनके बारे में लिखेंगे भी सही, अभी जस्ट थोड़ा इनके बारे में हम बता रहे हैं कि फेलियर होंगे कौन कौन से। एक एक 2-2 लाइन इनके बारे में लिखेंगे और फिर इनको दिखाएंगे भी कि ये कैसे होते हैं। अगर रिवेट्स की बात करता हूं तो रिवेट्स हमारे सिर्फ 2 तरह से फेल कर सकते हैं, या तो शियरिंग में या फिर बियरिंग में। शियरिंग फेलियर, शियरिंग फेलियर, और दूसरा है हमारा बियरिंग फेलियर, बियरिंग फेलियर। तो बेसिकली ये 6 तरह के फेलियर भी हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पे। 6 तरह के फेलियर हमने यहाँ पे देख लिए कि हाँ ये फेलियर्स हमारे यहाँ पे पॉसिबल हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा लिख भी लेते हैं, मार्क्स तो चाहिए ना। तो पहले किसके बारे में लिखते हैं भाई, पहले लिखते हैं ड्यू टू, पहले चलो रिवेट्स के ख़त्म कर देते हैं। ड्यू टू रिवेट्स, 2 ही फेलियर है ना, जल्दी हो जाएंगे। ड्यू टू रिवेट्स, रिवेट का सबसे पहला फेलियर क्या था, शियरिंग फेलियर, शियरिंग फेलियर। तो शियरिंग फेलियर की जब हम बात करते हैं तो रिवेट्स के अंदर शियर फेलियर जब होता है तो ये फेलियर क्या करता है, या हमें इसके बाद क्या देखने को मिलेगा, कैसे पता करूंगा कि ये शियरिंग फेलियर है। शियरिंग फेलियर होने की वजह से बेसिकली 2 प्लेट जो है वो इसको काटते हुए लेके चली जाएंगी, शियर कर देंगी। शियरिंग क्या होता है बेसिकली, जब हम नाइफ से किसी चीज़ को काटते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, शियर ऑफ करते हैं उसको, मतलब शियरिंग फोर्स लगाते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो वो शियर फोर्स ही उसको काटता है। यहाँ पे ये क्या होगा, शियरिंग फोर्स, मतलब शियरिंग फेलियर कैसे होगा, काट देगा उस पर्टिकुलर बोल्ट को या रिवेट को 2 हिस्सों में। तो इसमें कैसे देखने को मिलेगा, इन दिस द बोल्ट और रिवेट विल गेट कट इनटू 2 पीसेस। इन दिस rivet will get cut into 2 pieces, ठीक है। 2 पीस का मतलब है कि 2 हो या 3 हो, जैसा भी आपका डबल कवर है, सिंगल कवर है, जॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगा। बेसिकली हमारा जो रिवेट है वो कट जाएगा, ठीक है। और अगर मैं देखने की बात करूं तो ये कैसा दिखाई कैसे देगा, ये इसको आप ऐसे समझिए, सपोज ये हमारा यहां पे जॉइंट था, तो इस जॉइंट के अंदर रिवेट हमारा ऐसे था, और कटने के बाद ये रिवेट हमारा यहां पे आ जाएगा। क्लियर, ये चीज समझ आई आप लोगों को। यहां पे पी फोर्स लग रहा था, इसने इसको इधर खींचा, यहां पे पी फोर्स लग रहा था, इसने इसको इधर खींचा। इन दोनों के बीच में यहां पे क्या लगी, शियर फोर्स लगी, तो ये उधर खींच के ले गया इसको, और ये बोल्ट का जो निचला हिस्सा था ये इधर चला गया और ये एज इट इज रह गया यहाँ पे। या आप कह सकते हो कि ये इधर चला गया और ये एज इट इज वहां रह गया। तो यहाँ पे आपके बोल्ट के क्या हो गए, 2 हिस्से हो गए, तो बोल्ट हमारा क्या हो गया, कट गया यहाँ पे। तो इस तरह का फेलियर अगर होता है तो ये हमारा शियरिंग फेलियर होगा बोल्ट के अंदर या रिवेट के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, रिवेट के अंदर दूसरा फेलियर क्या हो सकता है भाई, दूसरा फेलियर कैसा है, बियरिंग फेलियर। दूसरा कैसा होगा, बियरिंग फेलियर। तो बियरिंग फेलियर में क्या होगा, बियरिंग फेलियर की वजह से क्या होगा, बियरिंग जब लगेगी इन दोनों
मतलब मटेरियल जो है बोल्ट और प्लेट, उन दोनों सरफेसेस के बीच में कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगी। उसकी वजह से अगर रिवेट फेल करता है तो रिवेट कैसे फेल करेगा बियरिंग की वजह से, उसकी शेप चेंज हो जाएगी, शेप उसकी चेंज हो जाएगी और उससे हमें पता चलेगा कि ये हमारा बियरिंग फेलियर हो चुका है रिवेट का। इन दिस shape of the rivet will change, shape of the rivet will change। जनरली हमारी सर्कुलर से एलिप्टिकल जो शेप है वैसी बन जाती है। शेप रिवेट विल चेंज जनरली फ्रॉम सर्कुलर टू एलिप्टिकल। ठीक है, सर्कुलर या फिर सिलेंड्रिकल जो शेप थी उसकी, उससे वो एलिप्टिकल शेप में चेंज हो जाएगा। कैसे होगा देखो भाई, सपोज यहां पे हमारी प्लेट्स थी, अब इसके अंदर हमारी जो प्लेट थी हमारा जो रिवेट था वो कुछ ऐसे था, इनिशियली ऐसे था रिवेट, इस शेप का होगा रिवेट हमारा इनिशियली। ठीक है भाई, और जब ये फोर्स लगेगा इसके ऊपर, ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा, तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगी। या आप कह सकते हो कि अगर मैं इस फोर्स की बात करता हूँ कि यहाँ पे पी फोर्स लग रहा था, इसकी बात करूँ तो ये प्लेट आगे जाने की कोशिश करेगी, तो ये इस रिवेट को भी आगे धकेलने की कोशिश करेगी। तो रिवेट कमज़ोर था और प्लेट मजबूत थी, तो प्लेट क्या करेगी, रिवेट को अपने साथ लेके जाने की कोशिश करेगी। तो ये जो शेप है हमारी, ये कैसी हो जाएगी, ये यहाँ से ऐसी हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, ये चीज़ क्लियर। तो ये आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, तो इससे क्या हो गया, इसकी शेप चेंज हो गई। या इसको आप ऐसे कर सकते हो, ये जनरली ऐसे देखने को मिलती है। तो ये जो शेप चेंज हुई है आपकी, ये ऐसे शेप चेंज हो जाएगी। यहाँ पर ये जो स्ट्रेस लगती है, यहाँ पर ये बियरिंग स्ट्रेस लगती है, यहाँ पे ये जो एरिया है बेसिकली, तो ये आपका जो प्लेट थी वो मजबूत थी, तो वो तो मतलब आपकी शेप चेंज हुई नहीं प्लेट की, वो अपने साथ क्या करके ले गई, रिवेट को ही लेगी, तो रिवेट की शेप चेंज हो गई बेचारे की। तो इस तरह से शेप चेंज होके दिखेगा हमें रिवेट। क्लियर, तो बियरिंग फेलियर हो गया हमारा यहाँ पे। और अब बात करते हैं प्लेट के फेलियर की। तो प्लेट कैसे फेल कर सकती है, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर प्लेट के फेलियर को भी देखेंगे। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर इसके बाद देखते हैं कि प्लेट्स के अंदर फेलियर जो है वो कैसे कैसे होंगे। अब देखो ड्यू टू प्लेट देखते हैं, फेलियर ड्यू टू प्लेट्स। ड्यू टू फेलियर इन प्लेट्स। प्लेट्स कैसे फेल कर सकती हैं भाई, सबसे पहला फेलियर कैसा देखा था हमने, टेंसाइल फेलियर। सबसे पहला फेलियर क्या था, टेंसाइल फेलियर। टेंसाइल फेलियर में क्या होगा, इसके अंदर हमारी जो प्लेट है वो प्लेट कट जाएगी। ठीक है, जिस भी डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग रहा होगा उसके 90 डिग्री की डायरेक्शन में कट हमारा दिखेगा हमें। देखो कैसे होगा, या आप इसमें लिख लो पहले, इन दिस प्लेट विल गेट कट in the perpendicular direction of force। ठीक है भाई, फोर्स के 90 डिग्री आपका यहाँ पे फेलियर जो है वो देखने को मिलेगा।
कैसे दिखाई देगा ये, या आप इसको ऐसे देखिए। ये आपकी प्लेट्स हैं, इसको आप कैसा जॉइंट बनाए भी, लैप जॉइंट बनाए या फिर ओवरहैंग बट जॉइंट बनाए? चलो हम दिखा देते हैं यहाँ पे लैप बट जॉइंट। यहाँ पे सपोज, या इसको इसमें ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। कैसा जॉइंट है अभी हमारा? लैप जॉइंट है ये हमारा। और इसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे बोल्ट दिए हैं। सपोज एक ही हम बोल्ट लाइन दिखा देते हैं। इस तरह से बोल्टिंग की गई है। तो फोर्स कहाँ लग रहा होगा? इधर। ये फोर्स के 90 डिग्री के डायरेक्शन में हमें क्रैक्स नजर आएंगे बेसिकली, ठीक है। क्रैक्स दिखेंगे यहाँ पे। 90 डिग्री कौन सी होगी? ये डायरेक्शन। इसके 90 डिग्री क्या होगा? ये, ठीक है, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है तो 90 डिग्री ये होगी डायरेक्शन। तो कट हमारे यहाँ पे दिखेंगे क्रैक्स बेसिकली, ठीक है। ये क्रैक्स हमें यहाँ पे नजर आएंगे 90 डिग्री की डायरेक्शन में। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा टेंसाइल फेलियर कहलाएगा। टेंशन के अंदर फेल करता है तो इस तरह के क्रैक्स नजर आते हैं। दूसरा फेलियर हमारा क्या होगा भाई? बियरिंग फेलियर। बियरिंग फेलियर। बियरिंग फेलियर में क्या होगा? बियरिंग की वजह से देखो, पहले जब हमने यहां पे देखा था तो इसकी शेप चेंज हो गई थी। अब प्लेट में देखेंगे तो प्लेट की शेप चेंज हो जाएगी। बियरिंग तो क्या है? बेसिकली कंप्रेसिव स्ट्रेस है, तो वो कंप्रेशन दे रहा है बेसिकली, तो दबा रहा है, तो किसी न किसी की तो शेप चेंज होगी। तो इसके अंदर अब रिवेट मजबूत था लेकिन प्लेट आपकी कमजोर थी, तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी। इन दिस शेप ऑफ द रिवेट होल या फिर बोल्ट होल, रिवेट होल विल चेंज। रिवेट होल की शेप चेंज हो जाएगी, मतलब प्लेट की शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। रिवेट होल तो प्लेट में ही होगा ना, तो ये कैसे देखने को मिलेगा हमें? सपोज ये हमारा कनेक्शन था, ये पी लोड लग रहा है यहाँ पे, और इसके अंदर हम क्या करते हैं अब? सपोज ये एक एक हमने रिवेट यहाँ पे दिया हुआ है एज इट इज। तो अब रिवेट जो दिया हुआ था, ये रिवेट तो एज इट इज रहेगा, बट इसकी शेप जो है वो रिवेट होल की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। कैसे आज हो जाएगी इसकी शेप चेंज? सपोज ये रिवेट ऐसे सर्कुलर था, रिवेट होल, तो अब ये इधर खिंच जाएगी। सपोज इस केस में ये सपोज इधर खिंच गई, और इधर से अगर मैं बात करता हूं तो ये कैसे खिंचेगी हमारी? इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो शेप के अंदर चेंज आया है, मतलब ये जो एक्स्ट्रा गैप हो गया, मतलब कैसे चेंज आया है? ये इधर से खींचने की कोशिश कर रहा था, और ये यहाँ पे एज इट इज़ हमारा रिवेट बना हुआ है, इसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मजबूत बहुत ज़्यादा है, प्लेट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसकी बियरिंग स्ट्रेंथ है। तो अब ये तो आगे जा नहीं रहा, तो ये जा नहीं रहा, तो ये क्या करेगी? प्लेट पूरी, ये प्लेट ही खिंच जाएगी। तो ये प्लेट अपने आप को आगे लेके जाने की कोशिश कर रही है। बोल्ट या रिवेट यहाँ पर एज इट इज़ है, तो ये जो खाली गैप यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये फोर्स की डायरेक्शन में आपको नज़र आ रहा है। तो ये
आपका बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट ज़्यादा होने की वजह से प्लेट की शेप चेंज होते हुए दिखाई दे रही है। अगर प्लेट की बियरिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होती तो बोल्ट की शेप चेंज हो जाती, तो वो तो आपका चलता रहेगा ऐसे ही। नेक्स्ट जो फेलियर है हमारा यहाँ पे, वो कौन सा फेलियर है भाई? स्प्लिटिंग फेलियर। स्प्लिटिंग फेलियर। अब स्प्लिटिंग फेलियर में क्या होगा? स्प्लिटिंग फेलियर में स्प्लिट हो जाएगी प्लेट हमारी दो हिस्सों में, ठीक है। हमारी प्लेट जो है वो क्या हो जाएगी? स्प्लिट हो जाएगी, दो हिस्सों में बट जाएगी। क्यों होती है ये? जनरली डायगोनल टेंशन डेवलप हो जाती है बोल्ट लेवल पे। तो लिख देते हैं, इन दिस प्लेट गेट्स स्प्लिट ड्यू टू द diagonal tension at the bolt level या at the rivet level। ठीक है भाई, रिवेट की बात चल रही है तो इसलिए सारी उसमें रिवेट्स को ही आप लिखना। तो रिवेट के लेवल पे डायगोनल टेंशन डेवलप हो जाती है, कैसे? देखो, सपोज यहां पे ये सिंगल रिवेट था, ठीक है, लैप जॉइंट है ये आपका, और यहाँ पे सिंगल जॉइंट मैंने दिया हुआ है, जो सिंगल रिवेट दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपकी जो फोर्स थी इधर खींच रही थी ये P, और इधर भी आपका P फोर्स लग रहा था। तो ये क्या हुआ, इस पर्टिकुलर यहाँ पे पॉइंट पे बोल्ट लेवल पे या रिवेट लेवल पे डायगोनल टेंशन डेवलप होगी। मतलब किनारों पे ये क्या कर रही है, इधर खींच रही है इसको, ये यहाँ ना लग के अब ये इधर इसको फील हो रही है। तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ से हमारी जो प्लेट है वो कट जाएगी इस तरह से, और इधर भी ये कुछ इस शेप में कट जाएगी। मतलब यहाँ से इसके दो हिस्से हो गए, जैसे हम किसी भी कपड़े को काटते हैं, ठीक है। सपोज कपड़ा मैंने क्या किया, सपोज कोई भी मैंने क्लॉथ लिया, उसको थोड़ा सा कट लगा दिया और मैंने बीच में ये मार्कर रख दिया, और उस कपड़े को मैंने क्या किया, अब खींचते जा रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा, फटता चला जाता है, कट जाता है ना वो। तो वो उसी तरह का हमें यहाँ पे कुछ फेलियर देखने को मिलेगा, स्प्लिट हो जाएगी हमारी प्लेट अलग अलग हिस्सों में। तो यहाँ पे डायगोनल टेंशन मतलब इधर और इधर यहाँ पे फोर्स आपको नजर आ रहे थे, स्प्लिट हो गई, उसकी वजह से हमारी प्लेट डायगोनली आपकी टेंशन डेवलप हो गई थी, उसकी वजह से। ये चीज क्लियर? तो ये, और लास्ट जो फेलियर हमारा बच गया, शियरिंग फेलियर। एक बार इसको लिखिए जल्दी से, फिर शियरिंग फेलियर भी देखेंगे भाई। जल्दी जल्दी लिखो इसको, फिर हम लास्ट जो फेलियर हमारा बच गया वो भी देखेंगे। शियर फेलियर ऑफ प्लेट्स। तो देखो, अब शियर फेलियर ऑफ प्लेट्स लिखते हैं यहां पे हम। फोर्थ जो है हमारा शियरिंग फेलियर। तो प्लेट के अंदर भी शियर होगी, और इसकी वजह से जो फेलियर हमें देखने को मिलेगा वो कैसे मिलेगा, क्रैक्स जनरेट हो जाएंगे हमारी फोर्स की ही डायरेक्शन में। शियर तो यही होगा ना, अपने डायरेक्शन में ही काटती हुई चली जाएगी, तो सेम होगा। इन दिस प्लेट will get cut in the direction of force। ये मैं लिख रहा हूं कि it will get cut in the direction of force in the 90 डिग्री या परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। कट का मतलब क्या है कि क्रैक्स जो है वो आपके आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे कैसे देखने को मिलेगा ये,
सपोज यहाँ पे आपके इस तरह से ये बोल्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं, इधर फोर्स लग रहा है आपका P और इधर लग रहा है आपका P। तो जब शीयरिंग होगी इनके बीच में, शीयर फेलियर होगा प्लेट का, तो वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे ये ऐसे खींचने की कोशिश करेगी और ये आपको यहाँ पे फेलियर नजर आएगा। क्लियर? इस तरह का फेलियर ये आपका किस डायरेक्शन में है? फोर्स की डायरेक्शन में ही आपका फेलियर नजर आएगा भाई। ये चीज़ आई होप क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों को कि फेलियर जो है, शीयर फेलियर आपका प्लेट के अंदर इसकी फोर्स की डायरेक्शन में नजर आएगा और टेंसाइल इसके 90 डिग्री। ठीक है, तो ये सारे फेलियर्स थे बेसिकली हमारे यहाँ पे। और इसमें आप एक नोट पॉइंट करके भी लिख सकते हो इसी क्वेश्चन के अंदर कि अधिकतर जो हमारे फेलियर हैं प्लेट के, वो हम क्या कर सकते हैं? अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, एक नोट पॉइंट करके लिख सकते हो। और जो डिज़ाइनिंग के लिए हमें सिर्फ कुछ ही फेलियर्स को लेके डिज़ाइन करना पड़ेगा। नोट करके आप यहाँ पे ऐसे पॉइंट लिख सकते हो। इन दिस जॉइंट, इन द रिवेटेड कनेक्शन, आप ऐसे लिख सकते हो, इन द रिवेटेड कनेक्शन ठीक है, कौन कौन से? स्प्लिटिंग फेलियर और आपका शीयरिंग फेलियर और आपका बियरिंग फेलियर। बियरिंग फेलियर ऑफ, यहाँ पे ये तीनों किसके हैं? ऑफ प्लेट। कैन बी अवॉइडेड बाय प्रोवाइडिंग इनफ एंड या फिर एज डिस्टेंस, जो कि हम देखते हैं। इनफ एंड और एज डिस्टेंस, ये सभी तरह के फेलियर हम क्या कर सकते हैं? अवॉइड कर सकते हैं अगर मैं एंड या फिर एज डिस्टेंस सफिशिएंट इसके अंदर दे दूं। जो मिनिमम रिकमेंडेशंस है हमारी आईएस कोड की, उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं मिनिमम कंडीशंस को फॉलो करके ये डिस्टेंसेस इसके अंदर दूं, तो ये फेलियर मैं अवॉइड कर सकता हूं। तो इतना क्वेश्चन जो आपका आया था यार, देखो इस तरह से अगर अच्छे से प्रेजेंट करके लिखोगे तो आपको मार्क्स बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए और कंटेंट थोड़ा अच्छा होना चाहिए, आपको मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है उससे है। देखिए अभी तक थ्योरी के क्वेश्चन जो थे और जो हमारा रिवेट और वेल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है। ऑलमोस्ट हमने सारे टाइप्स के क्वेश्चन कर लिए हैं, थ्योरी से लेके न्यूमेरिकल्स तक सभी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। अब बात आती है हमारी टेंशन कंप्रेशन मेंबर्स की, तो उसमें देखते हैं कि कैसे हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, इन ए रूफ ट्रस द मेंबर कंसिस्ट ऑफ 2 ISA इंडियन स्टैंडर्ड एंगल्स 100/75 by 8 mm. द एंगल्स आर कनेक्टेड टू आइदर साइड ऑफ 10 mm गसेट प्लेट। ठीक है, दोनों साइड है आपकी गसेट प्लेट के, 2 एंगल सेक्शंस हैं। एंड मेंबर इज सब्जेक्टेड टू ए वर्किंग पुल ऑफ, मेंबर जो है वो सब्जेक्ट किया गया वर्किंग पुल ऑफ 280 किलो न्यूटन। पुल का मतलब खींच रहा है, तो मतलब टेंशन लग रही है, तो ये टेंशन मेंबर होगा यहाँ पे। ठीक है, डिजाइन द वेल्डेड कनेक्शन एज्यूमिंग दे आर मेड इन द वर्कशॉप। ठीक है, तो हमें डिजाइन करना है ये वेल्डेड कनेक्शन और वर्कशॉप में बनाया हुआ है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन फ्रॉम द टॉप में बी कंसिडर्ड 31 mm। CG दिया हुआ है हमें कि टॉप से आपको CG इतना 31 mm जो है वो मिलेगा। बेसिकली
हमें इसके अंदर डिज़ाइन करने का मतलब क्या है, हमें ये बताना है कि कितनी वेल्डिंग मुझे करनी पड़ेगी, कितनी लेंथ ऑफ वेल्ड मुझे रिक्वायर्ड है और कौन से फेस पे कितनी वेल्डिंग मुझे करनी होगी, ये चीज़ मुझे बतानी है। ठीक है, लेंथ ऑफ वेल्ड मुझे कैलकुलेट करनी है बेसिकली, और इतने पुल के लिए मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। तो ये दिखेगा कैसे, एक बार पहले उसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद सारी वैल्यूज़ लिख लेंगे और फिर करना कैसे है वो समझेंगे। पहले इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि हमें क्या दिया है। देखो, दो ISA हमें कनेक्टेड है, एंगल जो है एंगल सेक्शंस जो है वो कनेक्टेड है। L सेक्शन आप कह सकते हो, एंगल सेक्शन उसको ही बोलते हैं। तो दो L सेक्शन आपके कनेक्टेड है किसके साथ में, गसेट प्लेट के साथ में। ठीक है, 10 mm की गसेट प्लेट है, उसकी आइदर साइड मतलब इधर लेफ्ट और राइट आप कह सकते हो, या फ्रंट और बैक कह सकते हो। दोनों साइड आपका एक एक एंगल जो है वो कनेक्टेड है यहाँ पे। उसको डिज़ाइन करना है। कैसे दिखेगा ये हमारा, कुछ ऐसे देखने को मिलेगा हमें, या इधर देख लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं इसको। ये हमारी यहाँ पे गसेट प्लेट कनेक्टेड है। ठीक है, गसेट प्लेट हो गई है हमारी, जो कि कितनी है 12 mm 10 mm की। ये हमारी 10 mm की गसेट प्लेट है भाई। अब इसके साथ में हमारे क्या है, ये L सेक्शन जो है, या आप कह सकते हो कि एंगल सेक्शन जो है कनेक्टेड हैं। तो एंगल सेक्शन हमारे कनेक्टेड होंगे कुछ इस तरह से। एक एंगल सेक्शन इधर कनेक्टेड हो गया और दूसरा एंगल सेक्शन हमारा यहां पे कनेक्टेड होगा। दूसरा एंगल सेक्शन हमारा यहां पे कनेक्ट हो गया भाई। ये चीज क्लियर। तो इस तरह से हमारी कुछ कनेक्शन जो देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर हमें कुछ दिया नहीं हुआ कि आउटस्टैंड लेग छोटी है बड़ी है। जनरली हमारी जो यहाँ पर कनेक्टेड लेग होती है वो लॉन्गर लेंथ की होती है, और आउटस्टैंड जो लेग होती है वो हमारी छोटी लेंथ की रखी जाती है। तो ये मेरे ऊपर है कि मैं इसको कितनी मानता हूँ। तो ये 75 mm की आप लेके चलो अभी। 75, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, ये हो गई हमारी 100 की, 100 mm। और इसकी जो थ्रोट थिकनेस, या आप कह सकते हो कि ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस कितनी हो जाएगी, ये जो थिकनेस होगी इसकी कितनी है 8। ये चीज क्लियर। तो 100/75/8 के दो एंगल सेक्शंस हमारे गसेट प्लेट के आइदर साइड पे कनेक्टेड हैं, एक इधर और एक इधर। ये हमारी गसेट प्लेट हो गई। कुछ इस तरह का यहाँ पे कनेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। और इसको अगर दूसरे व्यू में देखें, इसका जो साइड व्यू है वो देखते हैं अगर, वो हमें देखने को मिलेगा कुछ ऐसा। देखो, ये इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं मैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर, मतलब क्वेश्चन क्लियर होगा कि क्या है, हो क्या रहा है इसके अंदर। तो आप लोगों को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी सॉल्यूशन करने में। जब तक क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा तो आप आगे भी बढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, और यहां पे हमारा एंगल सेक्शन जो है वो कनेक्टेड है। दोनों साइड आपका प्रेजेंट होगा, और इसका आउटस्टैंडिंग लेग भी होगी, वो ऐसे दिखेगी। कुछ इस तरह से हमारा कनेक्शन जो है वो नज़र आएगा भाई। ये चीज़ क्लियर सबको अब। तो और यहाँ पे एक चीज़ और बोली गई है कि हमारा जो पुल है वो 280 किलो न्यूटन का पुल लग रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये पुल लग रहा होगा कुछ इस तरह से। ये जो P होगा हमारा, कुछ भी P हो सकता है। यहाँ पे हम इसको जस्ट एरो से भी दिखा देते हैं, क्योंकि आगे कैलकुलेशन में वो चेंज होगी वैल्यूज़, तो दिक्कत होगी आपको फिर समझने में। अभी जस्ट इतना समझिए, ये हमारी गसेट प्लेट थी
इस गसेट प्लेट के साथ में यहाँ पे हमारा एल सेक्शन कनेक्टेड है और इसी के जस्ट पीछे हमारा दूसरा एल सेक्शन प्रेजेंट है, ये इस तरह से, और ये गसेट प्लेट हमारी इस तरह से चल रही है। क्लियर भाई? तो आई होप ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि हमारा कनेक्शन कैसे देखने को मिल सकता है हमें। इसके जस्ट पीछे ही हमारा एल सेक्शन होगा। ये आउटस्टैंडिंग लेग मैंने यहाँ पे दिखाई है, आप नीचे भी दिखा सकते हो। मैंने इस तरह से कनेक्शन दिखाया है, आप इसको यहाँ पे इस तरह से भी दिखा सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ मेंशन तो नहीं है कि आपके आउटस्टैंडिंग लेग जो है यहाँ से है या इधर से है, वो आपके ऊपर है कि आप कहीं से भी दिखा सकते हो। बट एक चीज़ है यहाँ पे, जो आपको CG दिया है, CG ऑफ द सेक्शन फ्रॉम द टॉप में बी कंसिडर्ड 31 mm। यहाँ से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये सेक्शन इस तरह से होगा या फिर इस तरह से होगा। टॉप से 31 mm आपको यहाँ पे CG दिया हुआ है, मतलब वैल्यू कम है। अगर ये 100 मीटर mm की लेंथ है तो हमें यहाँ पे कम लेंथ पर ही CG मिलेगा। कम लेंथ पे CG क्यों मिलेगा? क्योंकि ज़्यादा एरिया यहीं पर कॉन्सेंट्रेटेड होगा। ज़्यादा एरिया यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड कैसे होगा? जब हमारी आउटस्टैंडिंग लेग यहाँ पर आएगी, क्योंकि इधर आएगी तो यहाँ पे एरिया कम है, तो दूरी पे मिलेगा मुझे CG। CG हमें कहाँ मिलता है? जहाँ पे ज़्यादा एरिया कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ठीक है, ज़्यादा एरिया जहाँ पर होगा वहाँ पर CG नज़दीक आ जाएगा। तो यहाँ से हमें हिंट मिल गई कि हमारा सेक्शन ऐसा ही होगा। क्लियर? तो यहाँ से हमें CG कितना दिया हुआ है? CG हमें दिया हुआ है यहाँ से आप इसको ऐसे समझ लो कि ये जो CG का जो पॉइंट है, ये दिया हुआ है हमें, कितना दिया है? 31 mm पर। ये चीज़ क्लियर? ये हमारा CG हो गया। ये सबको क्लियर होना चाहिए भाई। तो यहाँ पे अगर आप दिखाओगे तो CG जो है यहाँ से 31 mm के डिस्टेंस पे है। कनेक्शन क्लियर हो गया। इसके बाद अब कैसे करना है बस वो देखना है हमें, इसमें और अब कुछ भी कहानी नहीं है। इसको हम करेंगे LSM से भाई। ठीक है, WSM से भी कर सकते हो आप, कोई भी दिक्कत नहीं है। LSM से हमने काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो किए नहीं है इतने ज़्यादा, तो इसलिए हम इसको एक LSM से करके देख लेते हैं। WSM से भी कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरीक़ों से कर सकते हो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। क्लियर? तो LSM से करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो वैल्यूज़ गिवन है वो लिखिए, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? आंसर सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो भाई, तो यहाँ पे हमें थिकनेस दी गई है, कितनी? गसेट प्लेट की दी हुई है थिकनेस, कितनी थिकनेस दी हुई है भाई? 10 mm। 10 mm में गसेट प्लेट की थिकनेस दे रखी है। और क्या क्या मेंशन है यहाँ पे? पुल दे रखा है हमें 280 किलो न्यूटन का। ठीक है भाई। और वेल्डेड कनेक्शन CG दे रखा है हमारा, CG फ्रॉम टॉप, आप यहाँ पे लिख सकते हो 31 mm। 31 mm हमारा टॉप से CG दिया हुआ है, जो कि हमने यहाँ पे दिखा भी दिया। तो इसके बाद अब देखो, LSM से करने वाले हैं हम इस क्वेश्चन को। तो LSM से करने वाले तो यहाँ पे पहले तो मेंशन कर दो यूजिंग LSM। तो LSM है तो सबसे पहला जो स्टेप होता है LSM में वो क्या होता है? लोड को फैक्टर करना। तो फैक्टर्ड लोड कैलकुलेट करो यहाँ पे। तो देयरफॉर फैक्टर्ड लोड क्या आएगा? 1.5 टाइम्स ऑफ P। तो 1.5 टाइम्स ऑफ P कितना आएगा? 1.5 इंटू कितना था P? 280। ये देखो कितना आ रहा है, 1.5 इंटू 280, 420, 420 किलो न्यूटन का हमारा यहाँ पे फैक्टर्ड लोड आ गया। PU कह सकते हो आप इसको। ठीक है, तो अब देखो ये जो लोड आया है ना, ये लोड किसके ऊपर आया? टोटल, मतलब दो एंगल सेक्शंस यहाँ पर कनेक्टेड थे। इस तरह से अगर मैं बात करूँ तो ये प्लेट थी हमारी, एक इधर है और एक इधर है। तो ये दो एंगल सेक्शंस कनेक्टेड थे, इन दोनों एंगल सेक्शन पर मिलाकर इतना लोड आ रहा है। तो मुझे एक एंगल सेक्शन बेसिकली डिज़ाइन करना है, दूसरे वाला जस्ट उसका सेम हो जाएगा, तो दोनों के लिए हमारा सेम डिज़ाइन हो जाएगा। तो एक एंगल सेक्शन कितना लोड ले रहा होगा? इसका हाफ, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा दोनों में। तो ईच एंगल सेक्शन पे कितना आएगा? लोड ऑन ईच एंगल सेक्शन कितना हो जाएगा? 420 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? ये 210।
210 किलो न्यूटन का लोड आ गया, तो ये यहाँ पर जो आएगा ये कितना आ जाएगा भाई, 210 का आएगा। अब इसीलिए मैंने पहले नहीं लिखा था, ये 210 किलो न्यूटन का लोड आ गया। क्लियर। एक एंगल सेक्शन को अब डिजाइन करेंगे, दूसरे वाला जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। तो अब मुझे ये पता चल गया कि हाँ इतना लोड इसके ऊपर आ रहा है, ये सब चीज़ हो गई, ये सारी कहानी हमने देख ली। अभी तक तो सिर्फ क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही समझी हमने, क्या क्या हमें दिया हुआ था उसी के अकॉर्डिंगली क्या था, क्या हमें यहाँ पे समझ आ रहा था बेसिकली। तो अब यहाँ पे हमने कैलकुलेशन क्या करनी है, लेंथ ऑफ वेल्ड। बेसिकली इतने लोड को रेजिस्ट करने के लिए यहाँ पर मुझे लेंथ ऑफ वेल्ड कितनी रिक्वायर्ड होगी, मतलब यहाँ पर इधर और इधर, यहाँ पर क्या करूँगा मैं, वेल्डिंग करूँगा इसको रेजिस्ट करने के लिए, क्योंकि वेल्डेड जॉइंट कनेक्शन, वेल्डेड कनेक्शन है, ये डिज़ाइन करना है। तो ये जो L और मतलब L1 और L2 बेसिकली अगर आएगी, इन दोनों को मिला के मतलब मेरे को कितनी लेंथ चाहिए टोटल इसको रेजिस्ट करने के लिए। और मैं यहाँ पर ही क्यों प्रोवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि लेंथ वेल्ड जो है बेसिकली वो शेयर में आपकी स्ट्रेंथ देती है, मतलब शेयर के अंदर ही हमें, शेयर की फॉर्म में बेसिकली रेजिस्ट करती है ये हमारे लोड को। तो इसीलिए यहाँ पर ये इधर इस तरह से शेयर फोर्स इसके अंदर लग रहा होगा, तो यहाँ पर ही रेजिस्ट करने के लिए मुझे वेल्डिंग की जरूरत है। यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैक्सिमम जो मेरी लेंथ ऑफ वेल्ड आएगी, इफेक्टिव लेंथ मुझे जितनी चाहिए वो मुझे कम से कम उतनी तो मुझे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करनी ही है। उसके अलावा इधर देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। तो यहाँ की मैंने लेंथ ऑफ वेल्ड दिखाई है, L1 और L2 आप कह सकते हो इनको। सपोज इसको मैंने L1 बोल दिया और ये होगी हमारी L2, मतलब ये जो लेंथ आएगी हमारी वेल्ड की, ठीक है। तो ये कितनी कितनी आएंगी, हमें L1 प्लस L2 ये टोटल यही निकालनी है। तो जो टोटल इफेक्टिव लेंथ आएगी वो हमारी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। पहले तो टोटल कितनी लेंथ आएगी वही निकालनी है, फिर उनमें से उसका कितना हिस्सा इधर और कितना हिस्सा इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कैलकुलेट करना है। तो पहले जो हमारा टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड जो आएगी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है डिजाइन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है हमारा वी नो डिजाइन स्ट्रेंथ इक्वल्स टू स्ट्रेस इनटू एरिया। यही होता है बेसिकली, लोड तो यही होगा ना। और जब बात करते हैं वेल्डिंग की तो इसके अंदर डिज़ाइन स्ट्रेंथ हमारी यहाँ पर सपोज P है, और स्ट्रेस हमारी क्या आती है FU डिवाइड बाई √3 इंटू 1.25, ठीक है। ये हमारी क्या होती है स्ट्रेस जो हम यहाँ पर अलाउ करते हैं। और एरिया क्या होता है हमारा L इफेक्टिव इंटू थ्रोट थिकनेस, यही होता है बेसिकली। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये PU हो जाएगा, और यहाँ पर ये कितना हो गया, सपोज इसको नाम दे दो PU1, ठीक है। तो PU1 अगर मैं एक के लिए बात कर रहा हूँ तो ये हो जाएगी हमारे यहाँ पर किसी एक एंगल सेक्शन के लिए। तो टोटल जो हमने PU1 है इसी को मान लिया, स्ट्रेंथ इसी को मान के डिजाइन कर दूंगा मैं। तो इतने लोड को रेजिस्ट करने के लिए मुझे कितनी इफेक्टिव लेंथ की जरूरत पड़ेगी ये मुझे कैलकुलेट करना है। थ्रोट थिकनेस क्या होगी और FU क्या होती है, FU का फॉर्मूला क्या होता है, FU की वैल्यू क्या होती है हमारी 410 मेगापास्कल, ठीक है भाई। स्टैंडर्ड वैल्यू अगर नहीं दी हुई तो आप इतनी यूज करोगे। और थ्रोट थिकनेस के लिए हमें क्या करना है, थ्रोट थिकनेस क्या होगी हमारी K इंटू एस। अब K इंटू एस के अंदर साइज ऑफ वेल्ड आ रहा है, तो साइज ऑफ वेल्ड मुझे नहीं पता, तो वो मुझे क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। अब पता कैसे करूंगा, मैं डिजाइनर हूं बेसिकली यहाँ पर, तो मैं खुद उसको प्रोवाइड करूंगा। खुद प्रोवाइड कैसे करूंगा, मुझे मिनिमम और मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड की रिकमेंडेशंस पता होंगी, उनके बीच में कोई भी एक वैल्यू सिलेक्ट कर लूंगा। तो हमें पता है वी नो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड क्या हो सकता है हमारा, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड। इसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है हमारा, थिकनेस ऑफ प्लेट के ऊपर बेस्ड होती है कि अगर 10 mm से कम है तो 3 mm की वेल्ड साइज से हमें चाहिए, अगर 11 से 20 के अंदर है तो कुछ अलग वैल्यू हमें चाहिए 5 mm के अराउंड। और इसी तरह से हमारी अलग अलग प्लेट थिकनेस की वैल्यू के अकॉर्डिंगली हमें साइज ऑफ वेल्ड की, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड की रिकमेंडेशन IS कोड ने दी हुई है। तो यहाँ पर हमारी जो साइज में थिकनेस है हमारी कितनी है, प्लेट की थिकनेस कितनी है, यहाँ पर 8 mm की थिकनेस है बेसिकली, मिनिमम मैं लेके चलूंगा। तो
इसके अकॉर्डिंगली यहाँ या मैक्सिमम भी अगर हम लेते हैं, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मैक्सिमम ली जाती है, क्योंकि मैक्सिमम को हम लेके यहाँ पे मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो वो कितना आएगा हमारा, 10 mm भी लो या 8 mm भी लो, कोई भी लो आप, आपकी सेम रिकमेंडेशन में आएगी। तो हमारी 10 mm से कम हमारी थिकनेस आती है, तो यहाँ पर 3 mm का हम साइज ऑफ वेल्ड जो है मिनिमम वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब बारी आती है मैक्सिमम साइज की। मैक्सिमम साइज के लिए अब देखो यार, दो रिकमेंडेशंस होंगी हमारी। यहाँ पर देखो, दो जगह वेल्डिंग करनी है हमें, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, मतलब यहाँ पे की है और एक यहाँ पर करी है। तो यहाँ पर राउंडेड एज है और यहाँ पर स्क्वायर एज है। तो स्क्वायर एज के लिए और राउंडेड एज के लिए, दोनों के लिए अलग अलग रिकमेंडेशन है मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड की। स्क्वायर के, अब यहाँ पर एक जगह राउंडेड आ गया इसलिए मुझे चेक करना पड़ा, अदरवाइज स्क्वायर की मैं लेके चल सकता था। तो मैक्सिमम साइज के लिए हमारी रिकमेंडेशन जो है स्क्वायर एज की, अगर मैं बात करूं, स्क्वायर एज में क्या होती है हमारी, थिकनेस ऑफ प्लेट माइनस 1.5 mm, ये हमारी यहां पर रिकमेंडेशन होती है। तो थिकनेस ऑफ प्लेट यहां पर हमारी कितनी है, 8 माइनस 1.5 mm, तो ये कितनी आ गई, 6.5 mm। ये चीज क्लियर। तो 6.5 mm हमारी यहां पर स्क्वायर एज के लिए रिकमेंडेशन आ गई। और अगर बात करें हम स्क्वायर एज, राउंडेड एज के लिए, राउंडेड एज के लिए क्या होती है, 3/4 ऑफ थिकनेस। तो ये कितनी आ जाएगी हमारी, 3/4 इंटू थिकनेस कितनी है, 8, तो 6 mm हमारी यहाँ पे आ गई। ये तो 6 mm से ज़्यादा नहीं होती, ये कह रहा है 6.5 से ज़्यादा नहीं होती, होनी चाहिए, ये बोल रहा है। तो क्या नहीं रखनी है हमें, 6 से ज़्यादा नहीं रखनी और 3 से कम नहीं रखनी। तो 3 और 6 के बीच में एक वैल्यू सिलेक्ट करनी पड़ेगी। आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी सिलेक्ट करोगे आंसर गलत नहीं होगा। आपने अपने डिज़ाइन के हिसाब से सिलेक्ट करी होगी वो वैल्यू, तो उसके हिसाब से ही आंसर आएगा। 5 mm कर सकते हो, 5.5 कर सकते हो। मैं यहाँ पे जो वैल्यू सिलेक्ट कर रहा हूँ वो 6 mm लेके कर रहा हूँ। ठीक है भाई, तो 6 mm के हिसाब से आंसर आएगा। आपने दूसरे के हिसाब से करी होगी तो उसके हिसाब से आएगा। देयरफॉर यूज S इक्वल्स टू 6 mm। ठीक है भाई, साइज ऑफ वेल्ड मैंने सिलेक्ट कर लिया 6 mm। अब मुझे थ्रोट थिकनेस पता चल गई, मतलब अगर मैंने ये कर लिया तो देयरफॉर थ्रोट थिकनेस क्या हो जाएगी, K इंटू एस, कितना हो गया ये 0.7 इंटू 6, तो 7 6 42, 4.2 mm हमारा यहाँ पे थ्रोट थिकनेस आ गया। तो अब मुझे क्या चाहिए था, इफेक्टिव लेंथ, टोटल इफेक्टिव लेंथ चाहिए थी। उसके लिए अब इसमें फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ। तो देयरफॉर तो PU हमारा कितना था, 210, तो 210 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू FU 410 डिवाइड बाई √3 इंटू 1.25 इंटू इफेक्टिव लेंथ तो मुझे कैलकुलेट ही करनी है, L इफेक्टिव, और इंटू में थ्रोट थिकनेस यहाँ पर लिख देता हूँ इंटू 4.2। क्लियर। तो यहाँ से आपका L इफेक्टिव कितना आ जाएगा, 210 इंटू 10⁻³ इंटू √3 इंटू 1.25 डिवाइड बाय 410 इंटू 4.2। L इफेक्टिव टोटल लेंथ हमें कितनी चाहिए वो देखो, 210 इंटू 10⁻³ इंटू √3 इंटू 1.25 डिवाइड बाय 410 इंटू 4.2, 264.032, 264.032 mm की हमें यहाँ पे ज़रूरत है लेंथ की, इफेक्टिव लेंथ की। राउंड ऑफ करके 265 कर लेते हैं यार, कम नहीं कर सकते, ज़्यादा कर सकते हैं। तो टोटल इफेक्टिव लेंथ सपोज मुझे 265 की ज़रूरत है, यहाँ पर मैं इतनी प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब टोटल तो मैंने पता कर ली, बट L1 और L2 कितनी देनी है ये मुझे यहाँ पे बताना है। वो कैसे कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, उसके लिए अब देखो यहाँ पे टोटल लोड 210 किलो न्यूटन का उस तरफ के लिए इसको खींच रहा है, टेंशन दे रहा है। तो यहाँ पे रेजिस्ट करने के लिए भी तो हमारी रिएक्शंस जनरेट हो रही होंगी ना यहाँ पे।
इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर वेल्डिंग अगर मैं देखता हूं तो वेल्डिंग के अंदर यहाँ पे ये P2 और ये यहाँ पे सपोज P1, ये कुछ रिएक्शंस जनरेट हो रही होंगी। तो P1 और P2 की वैल्यू कुछ आएगी यहाँ पे हमारी। तो क्या कर सकता हूँ मैं, मूवमेंट ले लेता हूँ किसी भी एक पॉइंट पर, सपोज इनको नाम दे देते हैं, ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया हमारा पॉइंट बी। तो ए पॉइंट पे या बी पॉइंट पे मैं मूवमेंट ले लूँ तो मुझे P1 और P2 की वैल्यूज़ यहाँ से पता चल जाएंगी। इनकी वैल्यूज़ पता चल जाएंगी तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, उनके लिए ये फॉर्मूला दोबारा से लगा सकता हूँ और L1 यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये चीज़ क्लियर सबको? तो वो मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। तो देखो अब जल्दी से, तो देयरफॉर सबमिशन ऑफ मूवमेंट एट, कहाँ पे करें, ए पे कर देते हैं, मूवमेंट एट ए इक्वल्स टू 0 देयरफॉर। और यहाँ पे हम क्लॉकवाइज को क्या ले रहे हैं भाई, पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। क्लियर? तो क्लॉकवाइज हमारा देखो, अब यहाँ पे इस पॉइंट पे मुझे मूवमेंट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हमें सी जी, ये जो हमारा सी जी से पास कर रहा है 210, तो ये 210 ये कैसे करेगा क्लॉकवाइज, तो 210 इंटू में ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये 100 माइनस 31 कितना होगा 69 mm। तो 210 इंटू 69, ठीक है। और ये कैसे देगा एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस P2 इंटू 100 इक्वल्स टू 0, यही होगा। यहाँ से P2 निकल जाएगा हमारा, P2 कितना आ गया 210 इंटू 69 अपॉन 100, कितना आ रहा है देखो, तो ये आ गया 210 इंटू 69 अपॉन 100, 144.9 किलो न्यूटन P2 आ गया। और हमें ये चीज़ पता है कि भाई P1 प्लस P2 कितना है 210, एंड वी नो P1 प्लस P2 इक्वल्स टू 210, देयरफॉर P2 क्या हो जाएगा हमारा 210 माइनस 144.9, कितना आ रहा है ये देखो, 210 माइनस 144.9 65.1 किलो न्यूटन हमारा यहाँ से P2 आ गया। ठीक है भाई, इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। P2 हमारा आ गया 144.9 और ये आ गया हमारा 65.1, ठीक है। तो अब ये पता चल गई हमें। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जल्दी से पहले इसको नोट डाउन करिए और फिर हम आगे करते हैं कि L1 और L2 कैसे कैलकुलेट करेंगे। जल्दी स्क्रीनशॉट लो भाई। अब देखिए, अब मुझे फॉर्मूला तो पता ही है डिजाइन स्ट्रेंथ का, ठीक है। नाउ जो P1 होगा उसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो वो कैसे आएगा, स्ट्रेस इनटू एरिया करूंगा यहाँ पे भी। तो स्ट्रेस हमारी क्या हो जाएगी, FU अपॉन √3 इंटू 1.25 इंटू L1 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि P1 के लिए कर रहा हूं मैं यहाँ, ठीक है। तो ये लेंथ हमारी L1 आ जाएगी, तो ये L1 इंटू थ्रोट थिकनेस, सेम फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसकी स्ट्रेंथ और इसकी स्ट्रेंथ हमारी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे तो L1 L2 हमें वहाँ से पता चल जाएगा। तो यहाँ से हमें P1 कितना था 65.1 किलो न्यूटन, तो 65.1 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू 410 अपॉन √3 इंटू 1.25 इंटू L1 इंटू 4.2। तो यहाँ से L1 हमारा कितना आ रहा है 65.1 इंटू 10⁻³ इंटू √3 इंटू 1.25 डिवाइड बाय, ये नीचे आ जाएगा 410 इंटू 4.2, 4.2 ही था ना थ्रोट थिकनेस हमारी, हाँ ठीक है। तो यहाँ से हमारा L1 कितना आ रहा है 65.1 इंटू 10⁻³ इंटू √3 इंटू 1.25 डिवाइड बाय
410 इंटू 4.2 81.85 mm हमारी यहाँ पे L1 आ गई। और L2 भी आप ऐसे निकाल सकते हो, बट हमें एक चीज़ और पता है, एक तरीका और पता है। वी नो L1 प्लस L2 इक्वल्स टू L इफेक्टिव, यहाँ से इजीली निकल जाएगी। तो L1 हमें पता है 81.85 प्लस L2 इक्वल्स टू L इफेक्टिव। टोटल हमारी लेंथ कितनी आई थी यहाँ पे 265। ठीक है, इसको भी आप 82 कर सकते हो वैसे, बट ठीक है अभी आप इस यहाँ से आप एज इट इज़ यहाँ पे करिए। तो 265 माइनस 81.85 कितना आ रहा है ये, इसके बाद राउंड ऑफ करना फिर। ठीक है, इसको अगर राउंड ऑफ कर दोगे तो फिर दूसरी वैल्यू कम हो जाएगी ना। 265 माइनस 81.85 183.15 mm। तो ये हमारी L2 आ गई। अब इसको राउंड ऑफ करके 184 कर सकते हो आप। कम नहीं दे सकते थे, क्योंकि अगर ये राउंड ऑफ करके 82 कर देते तो यहाँ पे क्या आती, आपकी वैल्यू कम आ जाती, तो वो रिक्वायर्ड नहीं थी, हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ पे L1 आ गया और L2 आ गया, दोनों वैल्यूज़ आ गई। यही हमें पूछा था डिज़ाइनिंग में, हमें यही कैलकुलेट करना था। तो साइज़ ऑफ वेल्ड के हिसाब से हमने यहाँ पे सारी कैलकुलेशन कर दी। एज्यूम किया, पहले नहीं दिया था तो उसके हिसाब से सारी कैलकुलेशन कर दी, और L1 L2 हमने यहाँ पे बता दिया। देखो टेंशन मेंबर्स में आपके जनरली यही क्वेश्चन आता है कि साइज़ ऑफ वेल्ड बताइए मुझे कि कितनी ज़रूरत होगी, या फिर अगर और कुछ दिया होगा तो लोड पूछ लेगा कि हमें कितना लोड मैं मैक्सिमम इसके ऊपर लगा सकता हूँ। इसी तरह के क्वेश्चन हमारे यहाँ पे बनते हैं। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।